ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 न्यूज़ स्वदेश पर। और हम बातचीत कर रहे हैं तमाम उन दिग्गजों से दिवाली से पहले जो दिवाली में आपके पोर्टफोलियो को रोशन करवाएंगे अपनी ज्ञान से, अपने अनुभव से और अपनी रिकमेंडेशन से। और बाजार की हम बात करें तो बाजार फिर से तेजी के मूड में दिख रहा है। आज 125 अंकों के आसपास की तेजी है निफ्टी में, 25,400 के ऊपर एक बार फिर से जाकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक हालांकि ऊपर इस तरह से थोड़ा सा नीचे आया है, करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी रह गई है, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर से हल्का हो गया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि एफआईज की छोटी छोटी खरीदारी आ रही है और क्वांटम छोटा ज़रूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस के लिहाज से कहा जाए तो ये क्रूशल बहुत है। अर्निंग सीजन की जो शुरुआत हुई वो भी ठीक ठाक हुई, आईटी कंपनीज के नतीजे अच्छे आए। आज हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक के शेयर में भी तेज़ी दिख रही है नतीजों के बाद। लेकिन टैरिफ को लेकर थोड़ी अनिश्चितताएं हैं और अमेरिका और चीन के बीच में थोड़ा सा माहौल फिर से गर्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसको जरा समझते हैं बारीकी से। हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी के दिवाली एडिशन में आज व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आशीष जी, मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? और पहले जब आपसे बातचीत हुई थी आप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बुलिश थे, आईटी में आपने कहा था कि अगर पैसे लगाने भी है तो मिड कैप आईटी वाला खेमा आपको बेहतर लग रहा था। इस दिवाली से अगली दिवाली की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको कौन सी थीम काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है? थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को और पूरी ईटी नाउ की टीम को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाली दिवाली आपके लिए बहुत ही मंगलमय रहे, इसके लिए मेरी प्रार्थना है। अगर आप ये दिवाली से अगली दिवाली तक का मूड बनाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कम से कम दो हाफ में देखना चाहिए। हाफ नहीं होगा, मतलब समझिए कि आने वाला दिवाली से पहले 3-4 मंथ्स और उसके बाद का पीरियड। सो समझिए कि एक दिवाली के बाद शुरुआती तौर पे 3-4 महीने और उसके बाद का पीरियड अगर आप देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले थोड़े समय अभी भी एक तरीके से वॉलेटिलिटी, आपने जैसे बताया ट्रेड को लेकर के अनसर्टेनिटी, ये अभी भी बरकरार रहेगी, पहली बात। दूसरी चीज अगर आप देखें तो यूएस की जो इकोनॉमी है और यूएस का जो मार्केट है, अब देखिए थोड़े समय पहले लोग एआई को डरते डरते हाइप बोल रहे थे, अब बबल और इस तरीके की बातें आने लगी हैं। एआई में जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स के, उसके ऊपर कुछ सवाल या निशान भी अभी लगने लगे हैं कि भाई इसमें से किस तरीके का रिटर्न बनेगा, क्या होगा। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैं सुन रहा था अपने कॉन्वर्सेशन के पहले आप एफआईआईज का भी जिक्र कर रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं पे जब तक यूएस के मार्केट में एक करेक्शन और यूएस का मार्केट कहीं ना कहीं पे कूल ऑफ होता हुआ अगर नजर नहीं आता है, तब तक टैरिफ का मामला, इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया में फंड फ्लोज, ये सब चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो पहले तो 3-4 मिशन आना ये शायद अनिवार्य भी है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि जब ये सब चीजें सेटल होगी तब एफआईआईएस का पैसा क्लियरली और कन्विंसिंगली आपको दिखेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स में जाता हुआ नजर आएगा। और इमर्जिंग मार्केट्स मतलब न केवल इंडिया, लेकिन इंडिया के अलावा भी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उस तरफ का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। गुड मॉर्निंग आशीष सर, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। सबसे पहले फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू सर। सर, मेरा सवाल है कि आपने बाज़ार में बहुत सारे साइकिल्स देखे होंगे। हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि निवेशकों की जो दिलचस्पी है वो लगातार अब बढ़ती जा रही है, स्पेशली कोविड के बाद से वो ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अब यहाँ से आगे जो नए निवेशक है वो अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कैसे करें, इस पर आपकी क्या सलाह होगी? एक्चुअली पिछले 3-4 साल से लगातार हम देख रहे हैं कि भाई कभी रेलवे, पीएसयू, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, फिर बीच में स्मॉल कैप। तो क्या हुआ है कि पिछले 2-3 साल में जो निवेशक आए हैं, कहीं ना कहीं पे मार्केट जो है वो एक, जिसको हम एक डाइवर्सिफाइड मार्केट या एक स्टॉक पिकिंग या बॉटम अप वाला मार्केट जो है, वो अब जाकर के हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन 2022 के बाद से लेकर के 2024 तक आप देखें तो इस तरीके का ब्रॉड बेस्ड डाइवर्स मार्केट नहीं था। इनफैक्ट काफी पोलराइज मार्केट था कि भाई अगर आपके पास पीएसयू है तो ठीक है, पीएसयू नहीं है तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे, अगर आपके पास स्मॉल कैप है तो ठीक है, लार्ज कैप है तो आप अंडर परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके का मार्केट था। इनफैक्ट पिछले 1 साल में जो मार्केट का मूवमेंट है उससे नए इन्वेस्टर्स को नहीं बल्कि सभी इन्वेस्टर्स को यही सीखने को मिलेगा कि भाई
किसी एक सेक्टर या किसी एक थीम को लेकर के आप बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं सकते। अभी जो मार्केट है वो शायद एक तरीके से देखा जाए तो नॉर्मल मार्केट है, जहां पे स्टॉक पिकिंग काम कर रही है। सेक्टर कम मायने रखता है, लेकिन हर सेक्टर में कुछ ना कुछ चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स हैं जिसको अगर आप पिक करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स और बाकी मार्केट के मुकाबले बेटर करेगा। तो नए निवेशक हो चाहे एक्सपीरियंस निवेशक हो, मेन बात ध्यान में यही रखनी चाहिए कि मार्केट में पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्स या डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मैं देखता हूं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पिछले साल 2 साल में 60-70% पैसा किसी न किसी सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप फंड, इसी में ज्यादा पैसा लोगों का लगा है। लेकिन अगर आप बाजार की तरफ देखें तो बाजार तो भी 65 से 70% लार्ज कैप है। बाजार तो 60 से 70% बैंक, आईटी, कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, ये सब चीजें। बाजार कोई 60-70% पीएसयू, रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर या स्मॉल कैप नहीं है। तो सीखने वाली बात यही है, ध्यान में रखने वाली बात यही है कि भाई मार्केट के जो एवरेजेस हैं, मार्केट का जो बेस रेट है, मार्केट का जो नॉर्मल चलन है, अपने पोर्टफोलियो में उसका कोई ना कोई रिफ्लेक्शन होना बहुत जरूरी है। तभी आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल परफॉर्मेंस मिल सकती है। वरना तो आपको थोड़े समय के लिए बढ़िया रिटर्न मिलेगी, फिर थोड़े समय आप वो जैसे रेलवे ट्रेन साइडिंग में लग जाती है वैसे आप साइड पे रह जाएंगे। इस तरीके की चीजें होती है। सो पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखना बहुत जरूरी है और मार्केट का सही रिप्रेजेंटेशन अपने पोर्टफोलियो में होना भी बहुत जरूरी है। केवल स्टॉक पिकिंग बेटर होनी चाहिए। अगर ये सीख लेके आगे चलते हैं तो सबका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ठीक है आशीष जी, आपने म्यूचुअल फंड की बात की तो मैं म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा एक सवाल आपसे पूछता हूं। क्या पोर्टफोलियो में सेक्टर को ही डाइवर्स किए या पूरे इन्वेस्टमेंट को ही डाइवर्स करें? ये नीड ऑफ द आवर है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में बहुत ज़्यादा पैसा आया है। अगर मैं इक्विटी इनफ्लो की बात करूं तो वो 55 महीने से लगातार चल तो रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी उसमें गिरावट, थोड़ी स्लो डाउन के संकेत हैं। और जो नए डीमेट अकाउंट्स खोल रहे थे उसमें थोड़ी सुस्ती आ रही है। तो ये क्या इसे क्यों मिल रहा है? और क्या आपको लगता है कि जो निवेशक हैं, इक्विटी तो ठीक है, इक्विटी के अलावा बाकी भी जो अदर एसेट क्लासेस हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए? अभिषेक जी, एक्चुअली अगर आप देखें तो आपने सही बताया कि जैसे मैं नंबर्स के साथ बोलूं तो सितंबर 2025 में हमने देखा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन 36,000 करोड़ की थी। वो तो ठीक है कि इंडस्ट्री में हर महीने आता 60-65 हजार करोड़ है तो मामला समझ जाता है। एसआईपी भी बढ़िया लगती है, इसलिए पूरा आपको नंबर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, बात सही है। लेकिन जो रिडेम्पशंस की बात हो रही है, अगस्त में 27,000 करोड़ रिडेम्पशन था, सितंबर में 36,000 करोड़ का रिडेम्पशन हुआ। मतलब रिडेम्पशन एक्चुअली इंक्रीज हुए। और सबसे ज्यादा रिडेम्पशन इंक्रीज कहां पे हुए? सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड्स में। तो देखिए, अभी मैंने तृप्ति जी के सवाल के जवाब में बताया कि भाई लोग पिछले 2-3 साल से यही समझ रहे थे कि फलाना फलाना सेक्टर और थीम हम पकड़ लेते हैं तो हमको बढ़िया रिटर्न मिलेगा। वो 2024 तक चला, लेकिन पिछले 1 साल में अब लोगों की पेशेंस टेस्ट हो रही होगी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं जो स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं वो शायद थोड़ा बेटर कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल सेक्टर लोगों ने बैंकिंग, हेल्थ केयर या आईटी तो पकड़ा नहीं है, सेक्टर तो वही पकड़े हैं जो ऑलरेडी चल चुके थे। अब उन सेक्टर फंड्स में उनको रिटर्न कम आया तो वहां से लोग समझो रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, अब रिडीम करके, जैसा आपने सही सही बताया, रिडीम करके आप खरीद रहे हैं गोल्ड और सिल्वर। तो देखिए क्या है कि हमेशा हम अपना पास परफॉर्मेंस देख के, मतलब 2024 में पास परफॉर्मेंस देख करके सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड खरीदा, अब 2025 में पास परफॉर्मेंस देख करके गोल्ड और सिल्वर खरीद रहे हैं। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, मतलब ये जस्ट एक कहावत है, वैसे करना नहीं चाहिए, जस्ट एक कहावत है कि भाई यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी। मतलब ऐसा हम करते नहीं है, लेकिन अज्यूम करिए कि अगर कोई पुराने जमाने में समझो खरगोश का शिकार करता, तो खरगोश का शिकार करने के लिए निशाना वहां बांधना चाहिए जिस तरफ शायद खरगोश दौड़ेगा। अगर आज सबको गोल्ड और सिल्वर खरीदना है तो वो तो निशाना वहां बांध रहे हैं जहां पे 2 साल पहले खरगोश था। हमने ये मल्टी एसेट फंड जिसमें 25-25% गोल्ड होता है, ये हमने 2 साल पहले लॉन्च किया था, राइट? लेकिन तब सब स्मॉल कैप खरीद रहे थे, क्योंकि 2020 से लेकर 2024 तक स्मॉल कैप ही बहुत ज्यादा चला था। तो पास परफॉर्मेंस को चेज करना और पास परफॉर्मेंस के बारे में, अच्छा दूसरा ये भी हिसाब नहीं है कि भाई अच्छा जो खराब किया वो खरीदेंगे तो आगे जाके वो चलेगा, ऐसा कोई परफेक्ट साइंस नहीं है इसमें। अगर सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड खरीदना है तो कॉन्ट्रा बेसिस पे खरीदिए।
समझिए कि आज सब बोल रहे हैं कि भाई आईटी डिजिटल में कुछ नहीं होने वाला है, तो शायद ये एक अच्छा कॉन्ट्राबेट है। लेकिन जो चल चुका उसको लेंगे तो रिटर्न आने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। तो सेक्टर और थीम, या अगर आपने जैसे कमोडिटी बताया, तो अगर उस पे बेट करना ही है तो वो पोर्टफोलियो का कम प्रोपोर्शन होना चाहिए। दूसरा, अच्छा उसमें हमको थोड़ा कॉन्ट्रा होना चाहिए, जो चल चुका है वो नहीं लेना चाहिए। और अगर ये सारी चीजें नहीं होने वाली है तब तो बेटर यही है कि भाई पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखें, जो मैंने सबसे पहले जिक्र किया कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें और ऐसे फंड मैनेजर्स लेके आए अपने पोर्टफोलियो में जो बॉटम अप बेसिस पे स्टॉक पिकिंग करते हैं एंड अक्रॉस द सेक्टर्स रिलेटिवली बेटर स्टॉक्स खरीद के आपको अल्फा जनरेट करके देते हैं। जी आशीष जी, एक और प्रश्न ये है कि हम कहते तो हैं कि एफआईज का जो पैसा होता है उसको हम हॉट मनी की तरह देखते हैं, लेकिन एफआईज थोड़ी सी दूर रहे हैं। अब हाल फिलहाल थोड़ी मोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन वो बहुत सस्टेन करेगी नहीं करेगी पता नहीं, उसको लेकर थोड़े प्रश्न हैं। हालांकि डीआईज का लगातार हम इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पर हैं, करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट डीआईज की तरफ से भारतीय बाजार में आ गया है। आपको लगता है कि एफआईज भी वापसी करने को तैयार हैं और जो इधर उधर से थोड़ा बहुत जो पैसा बाहर जा रहा है एफआईज उसकी भरपाई कर देंगे, क्योंकि अमेरिका में बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हो रहे हैं? क्या ये पैसा इंडिया में आएगा? कितनी संभावना आपको दिख रही है? अभिषेक, देखें तो विश्व भर में अगर आप पिछले 5, 10, 15 साल का विश्व भर की मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले 10-15 साल में मामला ये रहा कि भाई अमेरिका का बाजार, पिछले 10-15 साल में अमेरिका का बाजार डॉलर टर्म्स में 10, 12, 15% कंपाउंडेड रिटर्न दे रहा है, मतलब दिया है अमेरिका के मार्केट ने। सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट इंडिया है उसमें। तो हमने फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी किया है और डॉलर टर्म्स में अमेरिका के बाद हमारा रिटर्न अच्छा है। तो इंडिया में बैठ के हमको बहुत ज्यादा शायद एफआईआईस की मार पड़ी नहीं है, प्लस डीआईआई फ्लोज ने भी हमको अच्छा सपोर्ट दिया। लेकिन आप 1 मिनट के लिए इंडिया और अमेरिका को साइड पे रखिए और बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स का सिचुएशन देखिए, तो पिछले 10-15 साल में इमर्जिंग मार्केट्स का रिटर्न आप समझो करीब करीब नहीं के बराबर है। और वहां पे एफआईआई का फ्लो इंडिया को मत देखिए आप, हमारे से ज्यादा नेगेटिव है। मतलब समझो हमारा $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, उसमें हमारा 15-17 बिलियन समझो इस साल निकल गया। तो भाई हमारे से छोटे छोटे मार्केट जिसका 500 बिलियन मार्केट कैप होगा मुश्किल से, उसमें भी 5-7 बिलियन तो ऐसे ही निकल गया पिछले थोड़े समय में। सो एफआईआईज ने इंडिया के साथ कोई अति कर दी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एफआईआई फ्लो इंडिया में ही आया है और इंडिया ने यूएस के बाद सेकंड नंबर पे एफआईआईज को रिवॉर्ड भी बढ़िया किया है। आगे जाकर के, जैसा मैंने पहले भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में बताया था, मुझे ऐसा लगता है आगे जाकर के पैसा अमेरिका से निकल के इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ मूव होना चाहिए। उसमें केवल 2 ही अड़चन है। एक है कि भाई 7-8 स्टॉक एआई को लेकर के यूएस का मार्केट खींचा चला जा रहा है, कभी न कभी चलो वो करेक्ट होगा। और दूसरी बात, बीच में इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा मूव होने के लिए टैरिफ और जियोपॉलिटिक्स की भी अड़चन थी। आगे जाके चलिए यूएस का इकोनॉमी और यूएस का मार्केट ठंडा पड़ेगा तो ये टैरिफ वगैरह का मामला भी कहीं ना कहीं जाके सलटेगा, राइट। सो अब होगा कि 6 महीने बाद होगा ये मुझे नहीं पता है, बट अल्टीमेटली पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएगा और इंडिया की तरफ भी आएगा। और लास्ट थिंग ये देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की ब्यूटी है भाई कि पिछले 1 साल में अगर हमारा इंडेक्स सेम लेवल पे है, इंडेक्स अगर सेम लेवल पे होता है अपने आप ही वो 10-12%, 15% सस्ता हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ है। अपने पोर्टफोलियोज में इंडेक्स से बेटर अर्निंग ग्रोथ है और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट और डिस्काउंटिंग रेट नीचे आ गई, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी चेंज हो गई, आरबीआई की मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी चेंज हो गई। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से थोड़ी अड़चने हैं, लेकिन डोमेस्टिकली हमारी कंडीशंस इंप्रूव हो रही है और अल्टीमेटली पैसा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी आपको आता हुआ दिखेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 18 आवर स्वदेश को अपना वक्त देने के लिए और बाजार समेत सारे सेक्टर पर अपना आगे का आउटलुक देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मार्केट के महारथी में इतना ही। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। अगला शो FNO जंक्शन।